नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज 10वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था को, और एक वीडियो आएगा उसके बाद जो है पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर एक मैराथन वीडियो चैनल पर डाल दिया जाएगा जो आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था, विजारत। किसके शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था? तो यह बाबर के समय में था, बाबर के समय में। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो वकील होता था, वकील। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर किसने कार्य किया था? तो असद खान ने, असद खान ने। आगे है, किसके द्वारा सरखत पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था? तो मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद। आगे है, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था? तो काजी कहा जाता था, काजी। लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास जिसको कहा जाता है का निरीक्षण कौन करता था? तो सद्र करता था, सद्र। मुगल काल में सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। आगे प्रश्न है, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रा से बचाने का कार्य कौन करता था? तो मुहतसिब करता था, मुहतसिब। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में तथा सूबों को सरकार में, सरकार का परगना या महल में तथा महल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर को ग्राम में किया जाता था। जैसे प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया गया था, इसमें सूबों को सरकार में बांटा गया, सूबों को सरकार में, सरकार का परगना या महल में, फिर महल का जिला या दस्तूर में, फिर दस्तूर को ग्राम में बांटा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो नागला कहा जाता था। आगे प्रश्न है, किसके शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला की स्थापना किया गया था? तो शाहजहां के समय में। मुगल काल में नियमित रूप से खेती करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। मुगल काल में नियमित रूप से खेती करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती करने वाली भूमि को परती कहा जाता था तथा 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो चाचर कहा जाता था, चाचर। खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। जो खेती योग्य भूमि नहीं था उस पर लगान नहीं वसूला जाता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो बंजर कहा जाता था। आगे है, भूमि का विभाजन मुगल साम्राज्य में कितने भागों में किया गया था? तो 3 भाग में किया गया था। पहला था खालसा भूमि, यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था। कौन? तो खालसा भूमि। उसके बाद है जागीर भूमि, यह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होता था, जागीर भूमि। उसके बाद है तीसरा सयुरगल या मदद ए मास भूमि होता था, यह अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को कहा जाता था। आगे प्रश्न हो जाएगा, शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली कौन सी पद्धति का प्रयोग अकबर ने भी किया था? तो राय पद्धति का। आगे है, कड़ोरी नामक अधिकारी को
किसने नियुक्त किया था? तो अकबर ने नियुक्त किया था। यह अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूला करना होता था। इसको जो है कड़ोरी नामक अधिकारी को अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। अकबर ने दहसाला नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया कब? 1580 में। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। आगे है, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ किया। कौन सा? तो जब्ती प्रणाली। आगे है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व का कौन सा प्रणाली अपनाया था? तो नक्श प्रणाली, जो उपज का कितना होता था? आधा होता था। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्ग में। पहला था सदकास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वह निवास करते थे। आगे वाला है पाही कास्ट, यह दूसरे गांव जाकर खेती किया करते थे। और तीसरा है मजारियन, यह खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि का कार्य करते थे। आगे है, मुगल काल में नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आगरा था। आगे है, सबसे उत्तम नील का उत्पादन किस क्षेत्र में होता था? तो बयाना एवं सरखेज क्षेत्र में। मुगल काल में अफीम का उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मालवा और बिहार था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। आगे है, कपड़ा उद्योग का कौन सा प्रथा प्रचलन में था? तो ददनी प्रथा प्रचलन में था। आगे है, उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र एवं शाल कहाँ से तैयार होता था? तो कश्मीर और लाहौर से। आगे है, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह औरंगजेब के समय में हुआ था। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किस शासक ने सिक्कों पर अपना एवं नूरजहां का नाम लिखवाया था? तो जहांगीर ने। सबसे बड़ा सिक्का कौन होता था? संसद, यह सोना का होता था। सोना का सबसे प्रचलित सिक्का पूछा जाएगा तो यह इलाही सिक्का हो जाएगा। आगे है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार रुपया किसका होता था? तो यह चांदी का होता था। दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग होता था? तो तांबे का दाम का प्रयोग होता था। मुगल सेना 4 भागों में प्रचलित था। मुगल सेना जो था 4 भाग में मतलब विभाजित था, ऐसा होना चाहिए। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना एवं हाथी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। यह किसने शुरू किया था? तो अकबर। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसको किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। आगे है, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? तो मनसबदार। 500 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाता था? उमरा। एवं 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? अमीर ए आजम कहलाता था। अकबर के शासनकाल में ऐसे मनसबदार जो 5000 जात की पदवी के थे, कितने थे संख्या उनका? तो 29 था। और औरंगजेब में बढ़कर यह 79 हो गया था। आगे है, किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिअस्पा की व्यवस्था की? तो जहांगीर ने। एवं सर्वप्रथम यह किससे दिया गया? तो यह महावत खां को दिया गया, महावत खां को। आगे है, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शासक भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो अहदी कहा जाता था, अहदी। आगे है, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसका कार्य यहाँ पे देखेंगे। सूबेदार, यह प्रांतों की शांति स्थापित करना इसका कार्य था। दीवान का क्या कार्य था? तो प्रांतीय राजस्व का यह प्रधान होता था। बख्शी, यह प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। बख्शी। फौजदार, यह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलुकजार,
जिस यह जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। उसके बाद है कोतवाल, यह नगर प्रधान होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। आगे है सिकदार, प्रांगणे का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, आमिल जो है ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका कार्य होता था आमिल का। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था गाला बख्शी में। आगे है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था और यह कहाँ प्रचलित था तो बंगाल में प्रचलित था। आगे है जब्ती, जब्ती क्या था तो इसमें बोई गई, यहाँ पे बोई होगा, बोई गई फसल के आधार पर लगान कर निश्चित किया जाता था जो नगद के रूप में लिया जाता था जब्ती। आगे है मुगल कालीन सिक्का, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ मुहर है, मुहर सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का होता था। यह संसब, यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का होता था। इलाही, सोने का गोल आकार का सिक्का इलाही होता था और प्रचलित भी था जो पीछे वीडियो में हुआ है। रहस, रहस्य, यह गोल एवं चकोर सोने के सिक्के होते थे। अतमाह, यह 25 तोले के सोने के सिक्के होते थे। बिनसात, यह 20 तोले के सोने के सिक्के होते थे। उसके बाद रुपया, यह चांदी का सिक्का होता था। जलाली, यह भी चांदी का सिक्का होता था और बहुत सारे चांदी के सिक्के थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दरब, चरण, चंदन, दह, कल एवं सुकी, ये जो सभी था यह चांदी के सिक्का था। इसके बाद जो है एक वीडियो आएगा और जो है मध्यकालीन भारत इतिहास को समाप्त कर दिया जाएगा उस वीडियो में। उसमें जो है मराठों का उत्कर्ष जो है पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।